Hello everyone, welcome to my YouTube channel and thanks for watching. Today I am going to discuss the properties of the determinant. ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को तुम सारा का सारा देखना, एंड तक देखना, ताकि तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट अच्छे से समझ में नहीं आ सकती, तुम डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, लेकिन वो तभी सॉल्व होगा अगर तुम्हें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पता होंगी। इसलिए इस वीडियो को तुमने आखिर तक देखना है और ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि वेन एवर यू इंटरचेंज रो एंड कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज एट ऑल। इसका मतलब ये है कि इफ यू टेक द ट्रांसपोज ऑफ द डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। फर्स्ट प्रॉपर्टी। Here dash is representing the transpose of the determinant. It means interchanging of row and column. Now we come to the second property. Second property says that interchanging of row to row and column to column will affect the determinant. अब वो कैसे होता है देखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं रो को रो में चेंज कर दूंगा तो फर्क पड़ेगा। कॉलम को कॉलम में चेंज कर दूंगा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन रो को कॉलम में चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। इस बात का ध्यान रखना। मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें बताता हूं, लेट अस सी। तो ये देखो, इसके अंदर ये एक डिटर्मिनेंट था। इस डिटर्मिनेंट के ऊपर मैंने ये वाला ऑपरेशन लगा दिया, R1 इंटरचेंजिंग R2। R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। बेसिकली क्या किया मैंने, इसको ऐसे कर दिया, जो R1 था उसे R2 बना दिया, R2 को R1 बना दिया, और जब इसे इवैल्यूएट किया तो तुम देखो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट सेम तो होगी है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ, इस सिर्फ एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा will be equal to minus delta 1। इसका मतलब ये है कि अगर रो को रो में चेंज करते हैं और कॉलम या कॉलम को कॉलम में चेंज करते हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इफेक्टेड। इट मींस द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज्ड बाय नेगेटिव साइन। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ वी कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। Okay, now we move to property number 7. Third property is if any two row or any two column of the determinant are identical, then value of the determinant is 0. अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट में सेम बन जाते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 हो जाती है। मैं इसका एक एग्जांपल भी देता हूं, जैसे इसके अंदर R1 और R2 ये दोनों सेम है, 1 2 3 1 2 3। तो you need not to evaluate the determinant. You can directly write that determinant, the value of this determinant is 0. This is the property of the determinant. Third property. Now we come to the fourth property. That is all zero property. We can say that it is all zero property. If one row or one column of the determinant is 0, completely 0, every element in one row or in one column is 0, then value of the determinant is obviously 0. देखना जरा, जैसे यहां पे अगर मैंने क्या किया 0 0 0,
2 3 4 5 6 minus 1, obviously that will be equal to 0, and it is a property of the determinant. If you expand the determinant by any row and any column, then value of the determinant does not change at all. And if I wish to expand this determinant by c1, then you will have to take this element, this element, this element, obviously the value of the determinant will vanish. ठीक है, ये दोनों तकरीबन एक ही जैसी हैं, बट दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टी, इस चीज का भी तुमने ख्याल रखना है। ओके, प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, इसको ध्यान से समझना कि किसी भी कांस्टेंट से अगर मुझे किसी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है तो डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होंगे, सिर्फ किसी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होता है उस कांस्टेंट से जिस कांस्टेंट से आप किसी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होता था, उसमें क्या करते थे कि अगर मुझको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराना है तो सारे के सारे एलिमेंट उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में तुम्हारे पास 6 ऑप्शन है। किसी भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई तुमने करना हो तो तुम R1 से मल्टीप्लाई कराओ, R2 से कराओ, R3 से कराओ, C1 से कराओ, C2 से कराओ, C3 से कराओ, लेकिन तुमने सिर्फ एक रो या एक कॉलम ही चूज करना है। अब है, इसको जरा एग्जांपल के तौर पे समझ लो। मान लो तुम्हारे पास ये है डिटर्मिनेंट है, जस्ट एग्जांपल, ये है 2 1 3 -1 0 4 4 5 एंड -5। ओके, और मैं चाहता हूं कि इसको मैंने 2 डेल्टा लिखना है, 2 डेल्टा। अब मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराने के लिए तुम्हारे पास 6 ऑप्शंस हैं। या तो R1 में मल्टीप्लाई कराओ, या R2 में कराओ, या R3 में कराओ। 3 ऑप्शंस ये हैं। या फिर C1 में कराओगे, या C2 में कराओगे, या C3 में कराओगे। सिर्फ एक जगह मल्टीप्लाई होगी, सारी जगह मल्टीप्लाई नहीं होगी। मैं अभी इसको R1 में ही मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 और 3 इंटू 2। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया, कि -104, दिस इज 4 5 एंड -5। तो ये मेरे पास आ गया 2 डेल्टा, दैट इज इक्वल टू 426 -104 और 4 5 -5। ओके, नाउ वी मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 6, which says that if any row or any column of the determinant is expressible as the sum of 2 or more terms, then consequently that determinant can be split into 2 or more determinants। समझ नहीं आया? मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अब मान लो जैसे ये है मेरे पास, ये एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है x1 + y1 + z1। ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें ध्यान से देखो तो फर्स्ट कॉलम इज एक्सप्रेसिबल एज हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। it means the first column is expressible as the sum of 3 terms. Then this determinant can be split into how many determinant? That is 3 determinants. अब इसको हम ऐसे स्प्लिट कर लेंगे, that delta, that will be x1 alpha 1 alpha 2, x2 beta 1 beta 2, x3 gamma 1 gamma 2 plus now y1 y2 y3 alpha 1 beta 1 gamma 1 alpha 2 beta 2 gamma 2। Now you can see that this determinant has been split into
3 determinant, and it is not only the matter of concern that the first column is expressible as the sum of 3 terms. If it would have been in the first row, even then we could write like this. Now there is one question more. If the first column is expressible as the sum of 3 terms and the second column is also expressible as the sum of 2 terms, then that type of determinant will be split into how many determinant? Pause the video and try it. Okay, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि अगर यहां पे ऐसा होता, कुछ इस तरीके से होता, यहां पे तो ये पड़ा हुआ है, और मान लो यहां पे होता अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, यहाँ पे आ जाता मेरे पास बीटा 1 प्लस बीटा 2, यहाँ पे आ जाता गामा 1 प्लस गामा 2, यहाँ पे आ जाता पी क्यू आर. Now you can see the first column is expressible as the sum of 3 terms, second column is expressible as the sum of 2 terms. Then this determinant can be split into how many determinant? This is 3, this is 2. That is 6. Multiplication will take place, not the addition. It means this determinant can be split into 6 determinant. If the first column is expressible as the sum of 3 terms, second column is expressible as the sum of 2 terms, and if third column is also expressible the sum of 2 terms, then that determinant can be split into how many determinant? 3 into 2 into 2, 12 determinants. That is, the multiplication will take place, not the addition. This thing you will also take care of it. Okay, now this determinant can be split into 3 into 2 into 1. This is 6 determinant. अगर तुम्हें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज समझ में आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से और मैथमेटिकल वीडियोस तुम्हें मिलती रहें, और नोटिफिकेशन बेल को भी पुश कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो एकदम से तुम्हारे पास पहुंच जाए. ओके, नाउ वी कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 7, दैट इज द ऑपरेशन प्रॉपर्टी. देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ ऑपरेशन which can be applied on the determinant and the value of the determinant does not change at all. ये वो ऑपरेशन हैं जो तुम क्वेश्चन करते वक्त डिटर्मिनेंट पे अप्लाई करोगे इन ऑर्डर टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट को हमें इवेल्युएट करना होता है बाय एक्सपेंडिंग. तो डिटर्मिनेंट ऐसे से हैं जिनको आप बिना प्रॉपर्टी अप्लाई करे एक्सपेंड नहीं कर सकते. बहुत ही एक टीडियस टास्क हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है उनको इस तरह से सॉल्व करना. इसलिए हम कुछ ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट पे जिससे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत ही आसान बन जाता है. ये वो ऑपरेशंस हैं. अब इन ऑपरेशंस को भी तुमने ध्यान से समझ लेना. तो पहला ऑपरेशन जो मैं बताता हूँ, हाँ, तो ये रो ऑपरेशन होते हैं, कॉलम ऑपरेशन होते हैं. तुम्हारी इच्छा है रो ऑपरेशन लगाओ, तुम्हारी इच्छा है कॉलम ऑपरेशन लगाओ. ऑपरेशन तुम्हें लगाने आने चाहिए, लेकिन वो तुमने क्वेश्चन की नज़ाकत को देखते हुए ही डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगेगा. पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या. दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन. ओके, इस तरह के ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. चलो इसे प्रूव करके देखते हैं कि वाकई कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है. हम कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं. पहले मान लो मेरे पास कोई ये डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. अब ये एक डिटर्मिनेंट है, इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करके देखते हैं. चलो ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है कि C1 अप्रोचेस टू C1 प्लस KC2. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब चेंजेस हैज बीन मेड इन द फर्स्ट कॉलम. नाउ द फर्स्ट कॉलम विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस.
अब ये क्या है, इसका मतलब जो सेकंड कॉलम है उसको k से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद C1 के अंदर ऐड कर दो। इस तरीके से ये फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है k से और उसके बाद मल्टीप्लाई करके हमने इसमें ऐड कर देना। तो ये जो डेल्टा बनेगा हमारा, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। देखना, a1 प्लस इसको k से मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर ऐड कर दो, ये आ जाएगा ka2। ना तो चेंजिंग फर्स्ट कॉलम के अंदर होने हैं, तो फर्स्ट कॉलम का अगला एलिमेंट हमने ले लिया b1, तो ये आ गया जी मेरे पास b1 प्लस kb2। देखो इसे k से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। अब इसी तरीके से इसको k से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, क्योंकि ये जो हैं ये सारे के सारे सेकंड कॉलम के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास c1 प्लस kc2। देखो फर्स्ट कॉलम को हमने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, इस तरीके से चेंज कर दिया, और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के ऊपर तो हमने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया था, इसलिए वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे थे। ओके, लिख देते हैं इसको। या मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो ही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। इनकी बेसिकली एक शक्लें बदली हैं, लेकिन असल में इनकी वैल्यू सेम है। अब कैसे सेम है इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। तो मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसके अंदर ये कहा था कि इफ एनी कॉलम और एनी रो ऑफ द डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म, देन consequently that determinant will be expressible in two or more determinant. Now you can see the first column of this determinant is expressible as the sum of two terms, then consequently this determinant can be split into two determinants. And what are they? Let us see. तो हमने इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के अंदर सेपरेट कर लिया। नाउ यू कैन सी वेरी इजीली दैट द फर्स्ट कॉलम, इसके अंदर हमारे पास के आया हुआ है। देखो एक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई थी, स्केलर प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। मैंने बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट को तो किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किसी एक रो से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इन द सेम वे अगर किसी रो या किसी कॉलम में से कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। तुम देखो यहां से फर्स्ट कॉलम के अंदर से k कॉमन निकल रहा है, तो हम यहां से k बाहर निकाल लेंगे। ओके, अब ये वही डेल्टा चल रहा है। इसको पहले हमने दो में सेपरेट किया, उसके बाद जो कॉमन निकल रहा था कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद अब तुम देख सकते हो कि द फर्स्ट कॉलम एंड द सेकंड कॉलम आर identical, and this was the property number 3, that if any two row and any two column of the determinant are identical, then value of the determinant vanishes, zero हो जाती है। इसका मतलब k into something, sorry, k into 0, that will be equal to 0, and we are left with only this determinant, and this is again this delta। इसका मतलब इस तरह के ऑपरेशन लगाने से इस डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 plus k into 0, and this is delta। तो इस तरीके से हम ऑपरेशन लगा लेते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा अगली वीडियोस के अंदर किस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन के ऊपर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, मैं वो भी तुम्हें बता देता हूं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8, डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। अब वो चाहे 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो, या 4x4 ऑर्डर का हो, किसी भी ऑर्डर का n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा 1 होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स n of order n/n, determinant of the identity matrix of the order 1/1 n/n, sorry, this is equal to 1. This is the property number 8. Now there are other properties also. Property number 9, this is also the property that if you multiply two matrices of the same order and square matrices,
if you multiply the square matrices of the same order and take the determinant of these AB, then it is same as you find the determinant of individual matrices and then multiply. This is also the property of the determinant. Similarly, property 10 is if you take the inverse of the matrix and then take the determinant of it, it is same as determinant A raised to power minus 1. It is raised to power minus 1. You can say this is equal to 1 upon determinant A. Okay, these were the some properties related to the determinant और बस ये था प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट का। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन बच्चों को भी भेजना जो बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट के बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करे बिना तुमने बिल्कुल नहीं जाना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी तुम्हें कौन सी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।